अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। आज का दिन एक स्टार्क रिमाइंडर है, एक याद दहानी है, एक इंतबाह है, एक वार्निंग है कि क्लाइमेट चेंज रियल है। ये एक ऐसी हकीकत है जो इफरीत की तरह मुंह फाड़ कर हमें निगलने के लिए तैयार बैठी है। इन सर्दियों में हमने देखा 4-5 माह की खुश्क साली, उसके बाद इस्लामाबाद में टेनिस बॉल के साइज़ की यालाबारी, पे दर पे आंधियां और फिर अनप्रेसिडेंटेड रेन्स। पाकिस्तान की हुकूमत की तरजीहात कुछ और नज़र आती हैं। पाकिस्तान की दाखिली सियासी लड़ाइयां हैं। एक तवज्जो इस तरफ भी करें, आज जो सीन्स चकवाल में देखे गए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जिस तरीके से जो बरसाती नाले हैं वो बफर गए, बहुत सारी अमलाक का नुकसान हुआ। अब तक ये बताया जा रहा है कि 54 लोग गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और इस सारे मामले में हमारे हुक्मरानों की तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती हैं। चाहे डैम्स का मामला हो, नहरी निज़ाम का मामला हो, उसको लेकर पाकिस्तान की सियासी जमातें हमेशा से गुत्थम गुत्था रही हैं। लेकिन अब जब हमारे सर पर इंडिया का ख़तरा भी मंडला रहा है, शायद ये वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इस हवाले से एक कौमी सोच को अपनाया जाए। और ये जो मनाज़र हम देख रहे हैं, ये पानी बहुत कीमती है, इस पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। और जिस तरीके से हमने अपने शहरों का फैलाव रोकने में नाकाम रहे हैं, जिस तरीके से जंगलात की ज़मीनों पर, शामिलात की ज़मीनों पर और बरसाती नालों के करीब आबादियाँ बनाई गई हैं, उसने आबी गुज़रगाहों को तंग किया है और उसकी वजह से आज इस किस्म के मनाजिर हमें अपने शहरों में देखने पड़ रहे हैं। बहरहाल इस मामले के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, उस पर ख़ास तौर पर बात होगी। एक मरतबा फिर सियासी बेयकीनी की, अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के लिए एक भरपूर एहतजाजी मुहिम का ऐलान किया है, अगरचे उसके हवाले से अभी कोई मोमेंटम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक पॉलिटिकल इन फाइटिंग का दौरा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से मंसूबा होगा? और फिर हैरान कुन तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी होती हुई नज़र आ रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरी आ चुके हैं और उनके आने से पहले उनके दस्ते रास्त और तर्जुमान समझे जाने वाले जावेद लतीफ़ साहब लगभग 6 माह की अनअनाउंस्ड गैर एलानिया पाबंदी थी उनके मीडिया स्क्रीन्स पर आने पर, और फिर वो नमूदार हुए गुज़श्ता रोज़ और उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू द शो चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अब जिस किस्म की हिकमत अमली का ऐलान किया है, 5 अगस्त और 90 दिन, इसमें कुछ मामलात गड़बड़ हुए हैं। पोटेंशली आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की ये एहतजाज की कॉल इमरान खान की 5 अगस्त की हुकूमत के लिए कोई थ्रेट हो सकती है? लेकिन ये बात यह है कि तहरीक चलाने का जो ये प्रोजेक्ट है, जो पहले भी चली हैं, इनसे मेरा जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो ये है कि तहरीक चलाने में तो कोई दो राय नहीं है। तहरीक तो आपको चलानी ही पड़नी है, लेकिन तहरीक जो है वो एक बड़ी सियासी हिकमत अमली का एक हिस्सा हो सकती है। सारी सियासी हिकमत अमली तहरीक नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी जो लीडरशिप है वो तो जाहिर है कि एक बिल्कुल सियासी तौर के ऊपर नौमौलूद है। वो 9 मई के बाद सबने सियासत शुरू की है। किसी का 10 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी का 12 महीने का। सो वो एक्चुअली जो तहरीक है उसी को ही वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी समझते हैं। और आपने देखा है जो मुसलसल तहरीकें चलाई हैं पीटीआई ने, उसमें यही नुकसान हुआ है कि एंड गेम आपके पास नहीं थी। लोग तो इमरान खान के साथ हैं, लोग तो पीटीआई के साथ हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए ना, आप कैसे सेफगार्ड्स बनाएंगे कि आपके कारकुन जो मुश्किलों से, तकलीफों से गुजरे हैं वो ना गुजरें? आप क्या सेफगार्ड्स बनाएंगे कि आपके लोग जो हैं वो पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर आ सकें? जब तक एक बड़ा पॉलिटिकल अलायंस ना बन ले, उस अलायंस के साथ जो है वो आप एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ना बनाएं। खाली तहरीक से कामयाबी पहले भी नहीं मिली और अब भी हमारी तो ख्वाहिश है कि ये तहरीक कामयाब हो, लेकिन बहरहाल कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। ये जो अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदे बनाए गए हैं और ये कहा गया है कि एक मरतबा फिर महमूद अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं और दीगर लोग हैं जो अपोजिशन के हैं, उनको इकट्ठा लेकर चला जाएगा। आपके ख्याल में ये भी कोई पोटेंट चीज़ नहीं है? नहीं, कोई नहीं जी। ये सारे लोग तो पहले ही
है ना, ये तो देखिए इनकी कोई वर्थ नहीं है, पॉलिटिकल वर्थ नहीं है। जब तक मौलाना फजलुर रहमान, पीर साहब पगाड़ा, हाफिज नईमुर रहमान ये तीन इस हिस्सा नहीं बनते अपोजिशन के साथ, तो बाकी लोग सारे तो देखे ना, वो तो वही एक एक सीट के लोग हैं, एक एक सीट के भी लोग नहीं है एक्चुअली। वो भी पीटीआई से सिर्फ एक एक सीट चाहते हैं कि वो उन्हें दे दे, इससे ज्यादा उनकी पॉलिटिक्स है नहीं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जब तक ये अलायंस के ऊपर इमरान खान अपनी टीम तब्दील नहीं करते, फिर देखिए पीटीआई की जो अपनी लीडरशिप है उसको ही अभी तक तो उसका ही नहीं पता बाहर के अलायंस जो है वो क्या आपने बनाने हैं। नहीं तो एक मौलाना फजलुर रहमान घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? उनका तो नेचुरल अलायंस ही इस वक्त हुकूमती जमातों के साथ है। तहरीक इंसाफ के साथ तो उनका अलायंस गैर फितरी होगा, उन्होंने भी वहीं इलेक्शन लड़ना है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अभी सेनेट के इलेक्शंस में हम देख रहे हैं कि वो बाकायदा कोऑपरेट कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तों पर टॉस ख़त्म करके उन्होंने कहा कि जो अकलियत की नशिस्त है वो नून लीग ने कहा कि हम जेयूआई को देने के लिए तैयार हैं। तो उनका जो सियासी नैन मटक्का है वो तो हुकूमत के साथ चल रहा है। ये तो खैर एक डिटेल्स की बातें है ना, ये नहीं है बात। अगर इतना नैन मटक्का चल रहा होता वो होते तो वो हुकूमती अलायंस में शामिल होते ना, वो क्यों शामिल नहीं है? शहबाज शरीफ रोज जाके उनकी मिन्नत नहीं करते कि आप आ जाएं हुकूमत के अलायंस में, मोहसिन नकवी साहब रोज जाके उनको नहीं कहते कि आप आ जाएं। ये देखिए ये डिटेल्स की बातें हैं। और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन करना चाहते हैं, ये तो अगर अलायंस नहीं हो सका तो ये 100% पीटीआई की वजह से नहीं हो सका। और ये जो गुफ्तगू के लिए वो इधर है वो उधर, देखिए वो एनजीओ नहीं चला रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और वो पॉलिटिकल डील ही करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी वो सेनेट की भी सीटें छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, नहीं छोड़ते लोग इस तरह। आपको एक पॉलिटिकल डील जो है वो बनानी पड़ती है, वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान तैयार थे अपोजिशन की, जहां तक मेरी उनसे मुलाकातें हुई, वो 100% अपोजिशन की सियासत करना चाहते हैं, अब भी करना चाहते हैं। और इमरान खान साहब जब अपनी टीम तब्दील करेंगे, इसको तो आप छोड़ ही देना, मौलाना फजलुर रहमान वगैरह को तो आप छोड़ दें। पीटीआई के अंदर जो पॉलिटिशियन जो जेल में 5-5 साल हो गए हैं, उनकी क्या हैसियत है? शाह महमूद कुरैशी की क्या हैसियत है? एजाज चौधरी की क्या हैसियत है? महमूदुर रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा की क्या हैसियत है? आपने डिसीजन मेकिंग में उनको कब शामिल किया? क्या उनके व्यूज लिए गए? क्या हुआ? तो ये तो अभी तो पीटीआई अपने पहले तो क्लियर करे तो ना, तहरीक बाकी इंसाफ की जो बाद के लोगों से क्या करें। तो जो तहरीक इंसाफ की नई सियासी मुहिम है इसका आगाज सेनेट के उस वक्त के मुतवक्का और अब के कंफर्म उम्मीदवार मिर्ज़ा आफरीदी के घर से होना, हाउ डू यू सी दैट? जाहिर है कि बड़ा अलमनाक बात है। आपने एक किसी शहीद के घर को टिकट नहीं दी। जो सेनेट की एक रवायती किस्म की जो सियासत है वही सामने आई है, वही लोग आए हैं जो कि ज़ाती मुलाजम समझ लें या पैसे वाले आए हैं। और तो आपने जाहिर है कि इसके ऊपर आम पॉलिटिकल वर्कर जो है वो मायूस हुआ है और डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी नामुनासिब की है। मतलब आप किसी को सिंबॉलिकली आप किसी शहीद के घर पे किसी को टिकट दे रहे हैं, आप जो लोग गिरफ्तार हैं उनमें से किसी को जो है वो टिकट दें, तो कम से कम एक वक्त तो होना। वही मिर्जा अफरीदी साहब का मतलब हमारे दोस्त हैं, लेकिन देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अफरीदी साहब ने 24 घंटे पीटीआई में नहीं गुजारने, वो अगले दिन हुकूमत में होंगे। अच्छा, ये बताएं चलें, अगर हम इस फहरिस्त को देखें कौन से नाम आप समझते हैं कि मेरिट पे हैं, कौन से जो हैं तो उनके? मुराद सईद, देखें फैसल जावेद, आजम सवाती, नूरुल हक कादरी, रुबीना नाज, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी एंड मिशाल यूसुफजई। देखिए मैं इंडिविजुअल्स पे तबसरा नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग मेरे बहुत ताल्लुक वाले हैं, बहुत करीबी हैं, मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, लेकिन मेरी नज़र में सिंबॉलिकली इसमें एब्सेंट नाम है जो कि एक किसी शहीद के घर पे जाना चाहिए था। औरतों और ख़वातीन की नशिस्त 100% किसी शहीद के घर पे जानी चाहिए। इसी तरह से जो गिरफ्तार वर्कर हैं उनके पास जानी चाहिए। एक सिंबलिज्म होता है, सिंबलिज्म जो है वो बिल्कुल इस लिस्ट में नज़र नहीं आता। इस लिस्ट में सिर्फ जो है वो नज़र आता है कि आप स्टेटस को की पॉलिटिक्स को तो कंटिन्यू आपके करें। ख्याल में फैसला गलत फैसला या कमज़ोर फैसला इमरान खान ने किया या उनसे करवाया गया? जो मैंने तो पढ़ा है वो यही है कि इमरान खान ने कहा कि आप अपनी फैसला कर लें। देखिए सच्ची बात यह है कि इमरान खान इस वक्त फैसले करने की एक बड़ी महदूद ऑप्शन है उनके पास। उनके पास लोग जाते हैं होंगे, वो अपनी बात कर रहे हैं, उधर कर लिया, वो तो ऐसे ही हो जाना है ना। फैसला साजी तो बाहर वाला नहीं,
जो है वो करनी है, और जाहिर है कि बाहर वालों ने जिस तरह से की है वो आपके सामने। मौजूदा सिनेरियो में कोई आपको चांस नजर आता है? इमरान खान को आप बाहर आता हुआ देखते हैं? इस लीडरशिप के साथ तो इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। मैंने तो खान साहब को भी यही कहा है, आपने 2 साल इनको दिए हैं। मैं सिर्फ उनसे ये कहता हूँ, आप एक टाइम लिमिट रख दें, 3 महीने रख दें, 6 महीने रख दें, जिसमें इनसे कारकर्दगी पता करें। कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे तो फारिग करें, लेकिन अगर आप अनलिमिटेड देना चाहते हैं अनलिमिटेड दे दें। आपके सामने पार्टी का जो हाल हुआ है, ये मैं तो मतलब कम से कम 1 साल से प्रिडिक्ट कर रहा था कि ये होना है, और जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वही हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं कि मौजूदा लीडरशिप के होते हुए इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, लेकिन बहुत सारे लोग, हुकूमती शख्सियात भी और इमरान खान के खुद फर्जंद जो हैं कासिम खान, जब हम उनकी गुफ्तगू सुनते हैं उससे लगता ही है कि इमरान खान खुद नहीं बाहर आना चाहते। मैं आपको 2-3 चीज़ें आपके सामने मिसाल रख देता हूँ। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आना चाहते, उनके अपने हाथ में है, उनके कंट्रोल में है। नबील गबोल साहब ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने यही बात की कि तहरीक इंसाफ अगर चाहे, इमरान खान चाहें तो वो बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं। कासिम खान ने ट्वीट किया कि इमरान खान को पेशकश हुई कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसके बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। सो द डिसीजन इज इमरान खान। आप जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। वो ये बेसिक भी कह रहे हैं कि इमरान खान अगर डील कर लें तो कल बाहर आ जाए। वो तो जाहिर है ना, हुकूमत को तो सूट करेगा कि इमरान खान डील करें, बाहर आ जाए। जिस तरह नवाज शरीफ ने डील कर ली, 11 महीने बाद बाहर चले गए, पीछे सब ने डील कर ली, वो चले गए। आप ये ना कहें, आप ये कहें कि इमरान खान डील करके बाहर नहीं आना चाहते, वो एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट के जरिए बाहर आना चाहते हैं। कोई शुबा नहीं इमरान खान बाहर आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट जिस किस्म की वो चाहते हैं, जिस तरीके से जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इमरान खान ने जिन लोगों को लगाया है वो कतई इस काबिल नहीं है कि वो एंगेजमेंट कर सकें, वो एक पॉलिटिक्स को डिज़ाइन कर सकें। वो साबित हुआ है ना 2 साल में। तो ये तो नहीं कि कोई मैं हवा में तो बात नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे सामने है ना कि जो लोग हैं वो इतने इनकेपेबल हैं कि उनको उनके होते हुए आप कोई जो है वो एंगेजमेंट की कंडीशंस नहीं बना सकते, आप चीज़ें बेहतरी की तरफ ले जा नहीं सकते। सही। 1997 से लेके 2013 तक भी पीटीआई तो आखिर मौजूद थी, लेकिन जब तक उसमें वो लोग शामिल नहीं हुए जो पॉलिटिक्स को समझते हों, जो पावर गेम्स को समझते हों, उस वक्त तक पीटीआई इक़्तिदार में नहीं आ सकी। और इसीलिए आपको लोग चाहिए होते हैं जो कि डिज़ाइन कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। सही, ठीक है। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ रहें, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। कुछ बहुत ही हैरान कुन हुआ है। जावेद लतीफ़ साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़, उनके ऊपर 6 माह तक पाबंदी थी, वो नहीं आ सकते थे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, अचानक से नमूदार हुए हैं और उन्होंने कुछ नए इंकशाफात किए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनको लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, नहीं चाहते थे मियाँ शहबाज शरीफ मौजूदा वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद वज़रा और कोई भी जमात नहीं चाहती थी। ये तने तनहा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला था। क्या कहा उन्होंने, देखिए। मौजूदा फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, तो चौधरी साहब उस वक्त की अपोजिशन और उस वक्त की हुकूमत, ये सारे के सारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इनके लिए नहीं, बल्कि जो भी इनको उस वक्त की क़यादत अदारे की मजबूर कर रही थी, ये सब उस पे एग्री थे। अगर कोई खड़ा था एक नाम पे जिसने कहा कि सीनियर पोस्ट जो हैं उन्हीं का हक बनता है, तो मैं पहला और आखिरी बंदा वही हूँगा, उसी के नाम पे खड़ा रहूँगा, उसका नाम नवाज शरीफ है। फवाद चौधरी साहब, जब हमने ये गुफ्तगू देखी तो साथ ही उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब ने अपना एक मुद्दा भी बयान किया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एक किरदार दिया जाना चाहिए। मैं ज़रा सुनवा दूँ आपको, फिर बात करेंगे क्या ऐसी कोई वैकेंसी क्रिएट होने जा रही है, ये ज़रा सुन लीजिए। इन हालात में क्रेडिबिलिटी रखने वाली शख्सियत है, उसका नाम है नवाज शरीफ।
आप उसकी तरफ जाएं, वो महमूद अचकजई को भी ले, अख्तर मैंगल को भी ले, डॉक्टर मोहम्मद मालिक को भी ले, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान की पार्टी को भी, वो शाह महमूद कुरैशी को भी ले, पीर पगाड़ा को भी ले, नवाज शरीफ को, इन शख्सियात को, सूबों की क़यादत को साथ मिलाएंगे और नेशनल अप्रोच से रियासत का फ़ायदे के लिए आगे पहुँच। मैंने कतई नहीं ये कहा कि हुकूमत मजबूत करें या कमज़ोर करें या हुकूमत में आए या ना आए। रियासत को 75 सालों में पहला मौका मिला है कि हम दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम भी हासिल कर चुके हैं, मकबूल भी हो चुके हैं, कबूल भी हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है, ये अचानक से क्या हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तर्जुमान समझे जाने वाले जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी सिर्फ नवाज शरीफ की है और वो काइंड ऑफ कह रहे हैं कि एक नेशनल कंसेंसस वाली हुकूमत, कौमी हुकूमत, सबको साथ मिला लें। क्या ये वैकेंसी क्रिएट हो सकती है मियां साहब के लिए? नहीं, वो ये बात ही देखिए ना, जावेद लतीफ साहब का एक तो लोकल झगड़ा है राना तनवीर साहब के साथ, और राना तनवीर जो है वो चूंकि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब दोनों ही इत्तेफाक से वो उनको सपोर्ट करते हैं। जावेद लतीफ साहब की उनसे बनती नहीं है, तो जावेद लतीफ साहब की एक नीश है नवाज शरीफ साहब के साथ उनका अच्छा ताल्लुक है, मरियम बीबी के साथ भी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ उनका ज़्यादा अच्छा ताल्लुक है। वो नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं एक्टिव। नवाज शरीफ साहब ने अभी तक जो 2 साल, सवा 2 साल गुजरे हैं, उसमें अभी तक नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि वो कोई अपनी लेगेसी को बनाना चाहते हैं या वो आइन के साथ कुछ उनकी हमदर्दी है या मुल्क के साथ उनकी कोई हमदर्दी है। उनकी तमाम तर इस वक्त पॉलिटिक्स सिर्फ अपनी बेटी के बिल्कुल एक बचगाना जो प्रोग्राम्स हैं उनको वो देखते हैं, लीड करते हैं, और एक आई वुड से कि एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग किस्म की जो हुकूमत चल रही है, जिसका सारे का सारा दार मदार टिकटॉक के ऊपर पब्लिसिटी और कॉन्शियस टाइप, एक टिपिकल जो एक घरेलू औरतें आप समझें कई जो फैशन की शौकीन हो उस टाइप एक गवर्नमेंट चल रही है जिसकी कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है, उसको नवाज शरीफ जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अभी तक हमने कोई उनका पॉलिटिकल विजन देखा नहीं है। अगर उनका पॉलिटिकल विजन होता तो 50 साल की सियासत के बाद जब वो यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गए थे तो वो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करते और कोई उनकी शान में वो फर्क नहीं पड़ता था। नवाज शरीफ इज प्रोबेबली पाकिस्तान के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। हम लोग तो कहीं कोई शायद प्राइमरी स्कूल वगैरह में थे जब वो पहली बार जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। हम लोगों की तो पॉलिटिक्स की उम्र उतनी नहीं है, हमारी तो टोटल उम्र इतनी नहीं है जितनी कि उनकी पॉलिटिक्स की उम्र है, लिहाजा उनका रोल तो बहुत अहम है। लेकिन सच्ची बात है अभी तक उन्होंने किसी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया और पाकिस्तान को लेके भी उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। द वे ही स्टूड विद नरेंद्र मोदी के नैरेटिव के साथ अभी भी अगर आप देखें तो सबसे शर्मनाक जो किरदार रहा है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रहा है, जिन्होंने अब तक नरेंद्र मोदी की एक दफा एक खुलकर बात भी नहीं की और वो उसके एहसान के तले दबे हुए हैं कि आप हमारी शादी पे आए थे घर पे, उससे नहीं निकल रहे। सो नवाज शरीफ साहब का मैं समझता हूँ कि वो बहुत उनके एक्सपीरियंस्ड हैं और उनका बड़ा कद है। ऐसे वक्त में जब जाहिर है कि मुख्तलिफ किस्म की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं चीनी वाले मामले को लेकर, पेट्रोल वाले मामले को लेकर, जो सहाफ़ी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़ा करीबी तसव्वुर होते हैं वो टारगेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब के तरफ से उन एंड से आ रही है कि ख़ानदान का कोई दबाव था। मोहम्मद मालिक साहब ने खबर ब्रेक की कि ये चीनी वाले मामले पे ख़ानदान का दबाव था, और फिर जावेद लतीफ़ साहब आके ये क्यों कह देते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो नहीं चाहते थे कि आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ लगें, वो तो बाजवा साहब के साथ अलाइंड थे। ये कहना, डज दैट मेक सेंस? फ्रैंकली वो तो हम उस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन फैक्ट इज कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब हमेशा एक प्लान के तहत खुद को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बिल्कुल नथी नहीं करते और वो हमेशा ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े अलग सोच के लोग हैं ताकि दोनों साइडें कवर रहें। इससे ज्यादा देखिए प्रैक्टिकल नवाज शरीफ साहब की आप देखें ना, प्रैक्टिकली 2 साल में सवाए मरियम नवाज के बचगाना हुक्मरानी को सपोर्ट के, एक्टिव सपोर्ट के, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी लेगेसी के लिए कुछ नहीं किया, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। ही हैज नॉट स्टूड फॉर एनीथिंग। जो भी जिंदगी में आप कोई अपने प्रिंसिपल्स बनाते हैं और आप समझते हैं कि आपको उनके लिए खड़ा होना चाहिए, वो
वो नहीं खड़े हुए, और अनफॉर्चुनेटली वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे भी कोई किरदार अदा करेंगे, या पोजीशन में वो है। मैं समझता हूँ उनका किरदार बहुत अहम है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो जब नहीं अदा करना चाह रहे तो मैं और आप ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकते। सही। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ एक तरफ ज़ाहिर है कि अपना एक एहतजाज करना चाह रही है, 5 अगस्त को पीक पर ले जाने की बात हो रही है, 90 दिन की डेडलाइन है, ये सब कुछ है, लेकिन हुकूमती सर्कल्स जो हैं उनमें तमानियत है। वो ये समझते हैं कि हमारी निज़ाम पर गिरफ्त हो गई है, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, 27वीं का नंबर पूरा हो गया, पीका भी मौजूद है, जजेस वाले मामले के ऊपर भी बड़ी हद तक ओवरकम कर लिया है, तो निज़ाम को, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। ये इसके ऊपर एक तबसरा किया है एमल वली खान साहब ने। वो तो 10 साल की नवीद सुना रहे हैं, और क्यों सुना रहे हैं वो भी ज़रा आप सुन लें, फिर मुझे आपका तबसरा चाहिए। 10 साल और बड़ा क्यों, शायद 10 साल और घुमाए, बेहतरीन खादिम मिले हुए, उनको और क्या चाहिए। बदनामी इनकी, सब कुछ इनका, और उनकी खिदमत में वावा है। और अभी रेस भी ये है, रेस भी अब देखिए हमारी जमहूरी लोगों के लिए, या जो वो लोग जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज में है, हमारे लिए बदकिस्मती क्या है कि अब तो जो बड़े हैं उनकी रेस ये है कि एक कहे कि सर मैं ज्यादा खिदमत करूंगा, दूसरा कहे सर मैं एक जूता साफ करूंगा, दूसरा कहे सर मैं दोनों साफ करूंगा, तीसरा कहे सर मैं 2-3 जोड़े साफ कर दूंगा। तो मतलब अब सियासत हमारी इसमें चल रही है। तो अब देखें ये जो कुछ हो रहा है, 27th तरमीम की जो बातें हो रही हैं, क्या वो जमहूरियत की खिदमत होगी या नहीं? क्या वो ये लोग वोट को इज्जत दे रहे हैं कि नहीं वोट को इज्जत दे रहे हैं? अगरचे अगर नंबर चाहिए हुआ तो एमल वली खान साहब भी 27वीं आईनी तरमीम को वोट देंगे, खैर ये मेरी राय है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 10 साल ऐसे खादिम तो मिलेंगे ही नहीं, तो 10 साल भी चल जाएंगे। ये आप एग्री करते हैं कि दीवार से टकरे मार रही है तहरीक इंसाफ? जो कुछ शहबाज शरीफ डिलीवर कर रहे हैं या नून लीग डिलीवर कर रही है, ये कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जो भी आता है वो 10 साल से कम तो आते ही नहीं ना। ये तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी आता है वो कहता है मैं ही हूँ, यहाँ से मैंने किधर जाना है। वो तो हालात बन जाते हैं, उसके बाद जाना पड़ता है या कुछ होता है। तहरीक इंसाफ के साथ देखिए अवाम खड़ी है, अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है, PTI के साथ खड़ी है। तो ओनली प्रॉब्लम इज दे हैव नॉट बीन एबल टू चैनलाइज ये जो सपोर्ट है इसको। अब उसके लिए बहुत खामियां तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की हैं, उनके जो प्लानिंग है उसमें है। इमरान खान की प्लानिंग जो है, जो उन्होंने लोग चूज किए हैं, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और सच्ची बात यह है कि मैं, अलीमा बीबी, उनकी बहनें कितने अरसे से कह रही हैं हम ये कर लेंगे, तहरीक शुरू कर देंगे। नुसरत भुट्टो ने अकेले तहरीक शुरू की थी, कितने लोग उनके साथ थे। कुलसूम नवाज ने जब तहरीक शुरू की सारी पार्टी छोड़ के चली गई थी, कौन उनके साथ था? सो मुझे नहीं पता कि उनकी जो फैमिली है वो क्यों रिलक्टेंट है तहरीक चलाने में। उन्हें तो किसी की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। और इमरान खान को रिलीज कराने के लिए तहरीक उनकी बहनों ने चलानी है। बट अभी तक सच्ची बात यह है कि सिवाय इसके कि वो एक स्टेटमेंट देती हैं, उसके बाद अगले हफ्ते फिर एक स्टेटमेंट देती हैं, फिर अगले हफ्ते एक और स्टेटमेंट देती है, वो कुछ कर नहीं पाई। और ना ही कोई उन्होंने प्लान दिया, ना ही उनकी कुछ। अगर आप देखें तो नुसरत भुट्टो की जो आइकॉनिक तस्वीर थी कज़ाफी स्टेडियम में, और कुलसूम नवाज की जो क्रेन समेत उन्हें गाड़ी क्रेन उठा रही है, ये तस्वीरें बड़ी हिस्टोरिकल हैं। और अभी तक कोई इसका कंपैरिजन नहीं क्रिएट कर पाई इमरान खान की जो फैमिली है वो। और जो बातें हैं वो उन्होंने बहुत की हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर पाई। इसी तरह से पार्टी तो बिल्कुल ही बिठा दी है इन्होंने। और सच्ची बात यह है कि अगर इमरान खान ने इसमें चेंजेस नहीं लाते तो तहरीक इंसाफ बहुत कमज़ोर हुई है 2 साल में, और ये अगर और वक्त लगा तो ये और कमज़ोर होगा। आप पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट और माइंडसेट क्या है उधर, कैसा होता है, आप उसको भी बड़ा भरपूर समझते हैं, और जो सियासी राहदारियों के ऐवान इक़्तिदार के पेचो खम हैं उससे भी वाकिफ़ हैं। अब इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ किसी बंद गली में पहुंच चुकी है, या 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें करें तो तहरीक इंसाफ के रास्ते खुलेंगे? सबसे पहले इस लीडरशिप को चेंज करें, जो लोग कैपेबल हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, आरफ अलवी हैं, असद कैसर हैं, इवन अली अमीन हैं, ये जो 3-4 लोग हैं, इनको आप अथॉरिटी दें, और ये आगे जाके तो मौलाना के साथ और पार्टीज के साथ अपना अलायंस खड़ा करें। अलायंस खड़ी करने के बाद इनकी बातचीत भी हो और तहरीक की भी प्लान करें। सो ये 3-4 चीजें कर लें तो वापस आ जाएंगे। लोग तो इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, सबसे बड़ी बात तो ये है, पब्लिक ओपिनियन तो इमरान खान के साथ।
तो इमरान खान साहब जब ये कहते हैं तहरीक का ऐलान करने के बाद कि कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, किसी से भी नहीं होंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट से ना हुकूमत से, गंडापुर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे। ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब की स्ट्रेटजी जो है वो एक दूसरे के साथ एक पेज पर रहकर नहीं चल रहे होते और उसी कन्फ्यूजन में अपने लिए रास्ता बनाते हैं, ये बाय डिज़ाइन हो रहा है जो गंडापुर साहब कर रहे हैं, या ये गंडापुर साहब जो है वो अपनी पॉलिसी अलहदा से लेके चल रहे हैं? नहीं, अली अमीन के साथ तो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि वो इमरान खान के पास जाते हैं तो उनकी नाराजगी का सामना करते हैं, फिर वो जब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ जाते हैं तो उनकी नाराजगी का सामना करते हैं। तो आई थिंक वो बड़ी एक डिफिकल्ट पोजीशन के ऊपर है, चल रहे हैं। ही इज जिस तरह से बिल्कुल एक बारीक ब्रिज के ऊपर वो चल रहे हैं और वो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है और बड़ा मुश्किल था। तो फ्रेंकली अभी तक तो उनकी गवर्नमेंट कोई इम्प्रेसिव उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि देखिए ना, लोगों ने तो उन्हें वोट दिया इमरान खान को बाहर लाने के लिए, बाकी तो सारे किस्से कहानी है, उसमें वो नाकाम हो गए हैं। बाकी तो चीजें जो हैं वो बस जो मर्जी कर ले, और तो कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। उनकी कामयाबी और नाकामी सिर्फ एक ही नुक्ते पे खड़ी है कि इमरान खान को बाहर ला सकते हैं कि नहीं। सही। और ये कासिम खान और सुलेमान खान, इनके पाकिस्तान आने का मामला, आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक नया सियासी शोशा है जो तहरीक इंसाफ की तरफ से छोड़ा गया, या वाकई आपके पास क्या इतलात हैं कि उनके आने के हवाले से कोई तैयारियां चल रही हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता, सच्ची बात है, कि वो नाइकॉप उनके पास है या पाकिस्तानी पासपोर्ट है। वो अगर उनके पास सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट है तो फिर तो देखिए गवर्नमेंट उन्हें वीज़ा नहीं देगी। उसकी वजह यह है कि कासिम और सलमान अगर पाकिस्तान आते हैं तो फिर तो देखिए एक बहुत बड़ा स्पेनर है पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर वो पेशावर एयरपोर्ट पे लेट से उतरेंगे तो देखिए लाखों लोग होंगे बाहर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो जो यूनिफिकेशन है पॉइंट, वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लोग जो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं वो उनके बच्चों को जो है वो इमरान खान का सिंबल समझ के उनके साथ जुड़ेंगे, उनके साथ उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको वो अपना जो है वो लीडर देंगे। हमारे बड़े सगीर की सियासत का एक डायनामिक ये पहलू भी है। तो इसलिए हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो यहाँ पे आए, वो तो बहुत बड़ा स्पेनर होगा। तो अभी तो मुझे नहीं पता, सच्ची बात है, कि वो उनकी क्या प्लान है, क्या वो कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अमेरिका के बजाय उन्हें पहले सऊदी अरेबिया जाना चाहिए था, कतर जाना चाहिए था, और अपनी जो रिहाई की इमरान खान की लॉबी है वो इन मुल्कों से उसका आगाज़ करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप अमेरिका जाएँ, वहाँ पे आपकी अगर टॉप लेवल पे मुलाकात नहीं होती आप मज़ीद कमज़ोर लगेंगे। सही। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये भी ज़ाहिर है कि एक हैरानकुन मार्का होगा कि अगर वो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और वीज़ा नहीं मिलता, क्या हुकूमत ये करेगी या नहीं करेगी? ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रहनुमा JUIF जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, और मुल्की सियासी मंजरनामे पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी, और हमें इस आखिरी सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा JUIF जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। ये बताइए, सेनेट इंतखाबात 21 जुलाई और हुकूमत के साथ JUI के जो मामलात जिस तरीके से तय हुए हैं, और मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी जो अफ़ाम व तफ़हीम हुई है आपके और हुकूमत के दरमियान, इसे हम समझें कि आप अब अपने जो फितरी इत्तेहादी हैं उनके साथ कोऑपरेट करने पे मजबूर हो गए हैं तहरीक इंसाफ की वजह से, या अपोजिशन की जमातों के रवैये की वजह से, या नेचुरल अलायंस आपका बनता ही नहीं के साथ था? उसमें ऐसा है कि ये सिर्फ सेनेट इलेक्शन की हद तक था, और सेनेट इलेक्शन की जब हद तक था तो उससे पहले जो है वो एक तकसीम जो हुई थी, उस तकसीम को डिस्टर्ब किया था मुस्लिम लीग नून ने एक पिटीशन फाइल करके। पहले वो पिटीशन विड्रॉ कर चुके थे, और मलिक तारिक साहब जो है वो भी एक एप्लीकेशन फाइल करके और वो डिसमिस करा चुके थे, और उस डिसमिसल के अगेंस्ट उसको चैलेंज नहीं किया था। तो वो पिटीशन जो है वो जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल हुई, और उन्होंने जो कह दिया कि ये कट ऑफ डेट जो है ये गलत आपने की है, उसके क्वेश्चन में इलेक्शन कमीशन ने रीडिस्ट्रीब्यूट किया।
सीटें, तो इसमें एक हमसे चली गई और दूसरे पे जो है वो टास्क था, तो वो उन्होंने एज अ गुड जेस्चर जो है कि हमें 7 इलेक्शन में रखने थे, सेनेट के इलेक्शन में अपने साथ रखने थे। उन्होंने कहा कि इस पे टास्क नहीं करते हैं, हम इसमें टास्क का जो है ना वो ऑप्शन खत्म करते हैं अपने लिए, और ये सीट आपके लिए जो बगैर टास्क के हम दे देते हैं। तो ठीक है, जो चीज़ आ रही है तो वो आए, मगर ये पूरी जो है ना वो जितनी भी एक्सरसाइज है वो फॉर द पर्पज ऑफ सेनेट इलेक्शन इन खैर और यानी हम ये ना समझें कि आपका झुकाव जो है वो हुकूमत की तरफ हो गया है, और जो अभी ताउन का आगाज़ हुआ है इसको मुस्तकबिल में मुख्तलिफ जहतों में हम होता हुआ देखें। देखिए, हम ये मुख्तलिफ जब पॉलिटिक्स में जो है वो ना दोस्ती मुस्तकिल होती है ना दुश्मनी मुस्तकिल होती है। यहाँ पे अब आप ये देख लीजिए आगे कि ये मतलब यहाँ पे सेटल हो गया, अब मुमकिन तौर पे पीटीआई से भी बात चीज़ें सेटल होने का चांस है। उनको भी शायद जो है ना वो कहा गया है, यहाँ से ऑफर की गई है कि इसमें जो है ना ये आपका शेयर इतना बनता है और बाकी अपोजिशन जमातों का शेयर इतना बनता है, हम अपोजिशन में बैठ के आपस में खुद सेटल कर लेते हैं, आइए बगैर इलेक्शन के लोगों को रिटायर करवा लेते हैं और तय कर लें ताकि कोई किसी के ऊपर एलिगेशन ना आए। हमारी मौलाना साहब की अपनी जो है ये कोशिश थी। अब वो इस पे आज इनका इजलास है, चल रहा है शायद, और अगर उनकी तरफ से हाँ हुई तो मुमकिन तौर पर जो है ना वो अनअपोज हो जाएगा, जैसे बलूचिस्तान में हुआ, पंजाब में हुआ, और अगर ना हुई तो फिर इलेक्शन होगा। सही। अब अभी चंद रोज़ पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेरे साथ मौजूद थे शो में, कुंडी साहब, उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने कहा कि हमारी भरपूर किस्म की गुफ्तगू सबके साथ चल रही है, पहला मार्का हमारे सामने है सेनेट का, वहाँ पर हमारा टारगेट है 5 सेनेटर्स, हम ये करवाने में कामयाब हो गए, अगला मार्का होगा कि हम गंडापुर साहब की हुकूमत का ख़ात्मा करेंगे। अब वो टेक्निकली आप लोगों के बगैर मुमकिन नहीं है, तो क्या अभी तक आपको ऑफिशियली अनऑफिशियली ये गंडापुर सरकार के बारे में अप्रोच किया गया है या नहीं किया गया? मुस्लिम लीग नून के साथ जितनी मीटिंग्स हुई हैं, ज़्यादातर बल्कि जितनी नहीं कहना चाहिए, ज़्यादातर जो मीटिंग हुई है उसमें मैं मौजूद रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के साथ जो एक आध मीटिंग हुई है उसमें मैं मौजूद नहीं था, कोयटा में था, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना हुकूमत गिराने की हमारे दरमियान आपस में बात हुई है, ना कोई और हुकूमत बनाने की बात हुई है। जितनी भी मीटिंग हुई हैं वो या तो वो स्पेशल सीट्स के बारे में जो बाद में जो सूरत हाल पैदा हुई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से, और उसके बाद सेनेट के मामले तक, ये हमारी दरमियान गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा कतई कोई किसी किस्म की गुफ्तगू। तो यानी आपकी जो रंजिश है या जो कदूरत है मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, अली अमीन गंडापुर जो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गुफ्तगू करते हैं, आपका यानी मुतालबा यही है कि सिर्फ गंडापुर को विद इन पीटीआई उनकी जगह किसी और मुतबादिल को लाया जाए, ना कि ये कि अपोजिशन जमातों के साथ जो अभी खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें आप उनके साथ में इसको मुतालबे की शक्ल में न लें। मुतालबा तो उनसे होता है ना कि जहाँ पे आगे कोई मिल के चलना होता है, उनको हमसे कोई फ़ायदा है, हमको उनसे कोई फ़ायदा है। एक गुफ्तगू चल रही थी इनको हटाने की, उस पस मंज़र में हमारी तरफ से ये आ गया कि हम इसमें फरीक नहीं हैं, और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई अगर कोई तब्दीली आती है, दो कि हमारा इन इलेक्शन के हवाले से रिजर्वेशन है, मगर हक बनता है तो पीटीआई का बनता है, और वो अपना हक जो है वो किसी और सूरत में इस्तेमाल करते हैं, किसी और को अपने अंदर से लाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी स्टिल उनके पास रहेगी, तो हम जो उसका खैर मकदम करेंगे। ये इतनी सी बात थी। वो अली अमीन के अगेंस्ट आप जो कुछ भी समझिए, मतलब हमारा एक रंजिश तो मौजूद है ना, जहाँ पे रंजिश मौजूद होती है वो आदमी नहीं चाहता कि किसी जो है ना वो ऐसा शख्स जो है ना कंटिन्यू करे जहाँ रंजिश होती है। तो अली अमीन रंजिश होगी। बाकी हमने इसके अलावा ना अली अमीन को गिरा रहे हैं, ना उसको बना रहे हैं, ना उसकी अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, ना पीटीआई के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने आप को महदूद रखे हुए हैं सेनेट इलेक्शन तक, और इससे आगे नहीं। तो अली अमीन जो कह रहे हैं कि कैमरे लगा के इलेक्शन लड़ लें, मौलाना मेरे भाई से लड़ लें, लड़ेंगे इलेक्शन? हाँ, ऐसे करें, असेंबली तोड़ें, सारी इलेक्शन लड़ते हैं, और उसमें जो है ना वो उनकी भाइयों की जिनकी मदद से वो आए हैं वो उनकी इंटरफेरेंस ना हो, मिल के लड़ते हैं। अच्छा। दोनों जो ना बाजू चढ़ा के जो ना वो उधर आके लड़ते हैं, उनको कहें कि आ जाए, तैयार हों, असेंबली तोड़े, बिस्मिल्लाह करें। तो हालिया दिनों में जो आप लोगों की गुफ्तगू है, ओवरऑल मैं जमीयत उलमा इस्लाम की बात कर रहा हूँ, उससे लगता है कि अब आपकी पक्की पक्की कुट्टी हो गई है तहरीक इंसाफ से। नहीं, ये इस पे इसको इस एंगल से ना ले। सियासत में ऐसा इतना नहीं होता, सियासत में तलखियाँ बाज़ औक़ात बढ़ जाती हैं मगर फिर नरम हो जाती हैं।
अब कल जो गुज़श्ता शब थी, इसमें पीटीआई के दोस्त भी बाज इकट्ठे बैठे हुए थे और उसमें जेयूआई भी थी, उसमें दूसरी जमातें भी थी और इसी हवाले से बैठे हुए थे कि किसी तरह से मामला अनअपोज हो जाए। तो आप इसके बावजूद कि उन्होंने जो कुछ कहा मौलाना के हवाले से, जेयूआई के हवाले से, उसके बावजूद जो है ना वो आपस की बातचीत चलती रहती है, वो राब्ते जो है ना उस सेंस में मुनक़ता नहीं होते। सही। और अगर आपको किसी एक शख्स को जिम्मेदार करार देना हो कि ये जो एक दूरी बढ़ी करीब आते आते मकनातीस की तरह और फिर अचानक से एक दूसरे को परे हटा दिया, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल? असद कैसर साहब का आपने शिकवा किया कि वो तो जवाब ही नहीं दे रहे थे आपको, तो हु वॉज रिस्पॉन्सिबल? असद कैसर साहब एक तो जवाब नहीं दे रहे थे, एक और शिकवा, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे से, बहुत नाइस आदमी है, मगर एक और शिकवा, उन्होंने किसी इंटरव्यू में उसके बाद कहा कि जो रिजर्वेशन जो मैंने उनके सामने रखी थी अपनी पार्टी की तरफ से, वो तो उन्होंने कन्वे ही नहीं की इमरान खान साहब को जी। तो एक और दोस्त थे जो उनके साथ हुआ करते हैं अक्सर, तो वो उनका कहना ये था कि खान साहब को वो सारी मंजूर है। तो अब ये इस तरह के मामला जो है ना वो हमारे लिए कंफ्यूजन का बायस होते हैं। सही। और आप देखते हैं कि ये जो 5 अगस्त की कॉल दी है कि पीक पर लेकर जाना है और फिर गंडापुर साहब ने तो कहा कि 90 दिन में हमने फैसला करना है, हमने सियासत इस मुल्क में करनी भी है कि नहीं करनी। आप इसको स्ट्रीट मूवमेंट चलाती रही है, जेयूआई पीडीएम की सरबराही भी आपके पास रही, पोटेंशली आप देखते हैं कि हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है या कोई बात नहीं है ख़तरे की? कोई भी आप मूवमेंट चलाएं तो आपको उस मूवमेंट के साथ एक तो कमिटेड होना चाहिए और जो आपका वर्कर है उसको पता होना चाहिए कि ये कमिटेड भी है, ऑनेस्ट भी है और वो छोड़ के वो इधर उधर नहीं होता। जब तक ये बात नहीं होगी उस वक्त तक जो है मूवमेंट उठ नहीं सकती है। बस ये इतना सा फार्मूला है, इसको इस वाले मामले में अप्लाई करना है, हम पे अप्लाई करना है, किसी और पे अप्लाई करना है, फार्मूला यही रहेगा। सही। अचानक से जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ मीडिया स्क्रीन पे नमूदार हुए। उन्होंने एक दावा किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह मियाँ के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाहिद वो शख्स है जिसको ये क्रेडिट जाता है कि मौजूदा आर्मी चीफ अपॉइंट हुए। शहबाज शरीफ हों, उस वक्त की बाकी यानी कि बशमूल जेयूआई, ज़ाहिर नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम लोग या बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना चाहते थे या बाजवा साहब की चॉइस पर नया आर्मी चीफ लगाना चाहते थे जो सैयद आसिम मुनीर नहीं थे। क्या ये बात दुरुस्त है? वाकई ऐसा हुआ था? वो तो शहबाज शरीफ पे भी इल्ज़ाम लगा रहे। उनको उनके बारे पास मुकम्मल इल्म नहीं है। इसमें दरमियान में थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, दरमियान में हालात ऐसे टेंस हुए थे जिसमें बाजवा साहब धमकी तक देने पे आ गए थे और वो आप समझते हैं कि जब इस पोजीशन में आदमी होता है तो क्या धमकी देता है, धमकी हुकूमत लपेटने की, मार्शल लॉ की। तो वो धमकियां तक शुरू हो गई थी और उस धमकियों का मुकाबला जो है वो उस वक्त की जो हुकूमत थी जिसमें हम भी शामिल थे वो हमने किया था और बड़े दिलेरी के साथ किया था, या उसमें ये वो नहीं था। और इसमें कुछ और बातें भी हैं मगर मैं कहना नहीं चाहता हूँ। मतलब बड़ा एहतराम है जावेद लतीफ़ साहब से, मगर उनकी जो ना उनका इल्म यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, कम है। सही। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब ने एक और इंटरेस्टिंग बात की। वो ये कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही वाहिद वो शख्स है इस वक्त पूरे निज़ाम में जिसकी क्रेडिबिलिटी है और उनको सामने लाया जाए, आगे लाया जाए और वो फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान को भी बुला लेंगे, वो अख्तर मेंगल को भी बुला लेंगे, वो डॉक्टर मालिक साहब को भी बुला लेंगे, वो महमूद खान अचकज़ई को भी बुला लेंगे, वो शाह महमूद कुरैशी को। तो उन्होंने एक पिच किया है बेसिकली कि नवाज शरीफ साहब एक कौमी कंसेंसस या एक कौमी हुकूमत के लिए एफर्ट करें और वो सामने लाए जाएँ। अब आपकी जमात ज़ाहिर है कि मेरा तो ख्याल है यही समझती है कि नून लीग के पास जो मैंडेट है वो फॉर्म 47 का जाली मैंडेट है, तो अगर मियाँ साहब इसके हवाले से अप्रोच करते हैं या उनको कोई किरदार मिल जाता है तो आपकी जमात मियाँ साहब को वेलकम करेगी? किसी को भी ये किरदार मिले, मगर इस सेटअप में जो इन इलेक्शंस के ऊपर रिलाई करके या इन असम्बलियों पे रिलाई करके वो किरदार लेना हम शायद नहीं चाहेंगे। अगले इलेक्शन है और उस इलेक्शन में एक गारंटी हो कि जो भी आवाम की तरफ से जो मैंडेट मिले जिस पार्टी को, भले वो हमारे मुखालिफों को मिले, उसका एहतराम किया जाए। आप मियाँ साहब को नया इलेक्शन लड़ने का मशवरा दे रहे हैं?
सबके लिए मेरा नया इलेक्शन लड़ने का मशवरा है। ये इलेक्शन, ये निज़ाम जो है, ये ना सिर्फ नाकाम हो चुका है बल्कि, और नाकामी की इसकी स्पेशल जो इसकी ख़ास वजह ये है कि पब्लिक का इसके ऊपर एतमाद नहीं है। मैं ऑलरेडी प्रोग्राम में प्ले कर चुका हूँ, सो आई विल जस्ट रिपीट कि एमएल वली खान साहब जो हैं उन्होंने तो ये कहा है कि ये तो 10 साल भी चलेंगे। जिस तरह की खिदमत मौजूदा नून लीग कर रही है, जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, ये तो 10 साल भी इनको कोई नहीं हटा सकता। नहीं, अल्लाह पाक का अपना एक निज़ाम है। ये जो कोई ये समझता है कि मुझे जो है ना कभी जो है ना जवाल नहीं है, उसका जवाल उतनी ही जल्दी आ जाता है। ये ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक जो है ना वो दिन फेरते हैं और सब पे फेरते हैं, और इसी तरह से आजमाइश होती है लोगों की। ये भी एक आजमाइश है, और ये नीम की आजमाइश थी। नीम ने इस आजमाइश में बतौर पोलिटिकल पार्टी कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा साबित नहीं किया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर कामरान मुर्सा, और आगाज़ में फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।